Hello, good morning, friends. Myself Jatin Dave from Asapura School, and welcome all of you once again. We are going to continue chapter number 16, Management of the Natural Resources. ये हमारा पांचवा कंटिन्यू एक्सप्लेनिंग वीडियो है और जैसे कि आपको पता है प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस शुरू की है 16.2.1 आर्टिकल स्टेक होल्डर्स के बारे में। जंगल संपत्तियों का इस्तेमाल करने वाले अलग अलग ग्रुपों की हम बात कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की कुछ ऐसे लोकल पीपल्स की जो जंगल के करीब रहते हैं या फिर जंगल के अंदर रहते हैं और उसकी जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो किस तरह से जंगल की संपत्ति जो है, वन्य संपत्ति है, इसका इस्तेमाल करते हैं। इसे हमारी डिस्कस को आगे कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। Industries would consider the forest as the merely a sources of the raw material for its factories. अलग अलग इंडस्ट्रियों के लिए, उद्योगों के लिए, अपनी फैक्ट्रियों को रन करने के लिए रॉ मटेरियल के फॉर्म में ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट का यूज़ करती है। एंड ह्यूज इंटरेस्ट ग्रुप्स lobby the government for access to these raw materials as artificially low rates. और एक पूरा इस इंटरेस्ट को, ह्यूज इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एक ग्रुपिंग होता है, एक पूरी ग्रुप लॉबी काम करती है गवर्नमेंट के साथ मिलकर, जो कि अपने सही इस्तेमाल के लिए, अपने अंगत इस्तेमाल के लिए जो रॉ मटेरियल्स हैं उस रॉ मटेरियल को आर्टिफिशियली लो रेट्स पर प्राप्त करने की कोशिश करती है। एंड सिंस दिस इंडस्ट्रीज हैव द ग्रेट रीच, then the local people, they are not interested in the sustainability of the forest in one particular area. For example, after cutting down all the teak trees in one area, they will get their teak from the forest further area. They do not have any stake in ensuring that one particular area should yield in optional amount of some produce for all generation to come. What do you think will stop the local people in behaving in a similar manner? कहने का मतलब ये था कि जो इंडस्ट्रीज लोग हैं, ये इंडस्ट्रीज लोग अपने खास मकसद के लिए उनका इंटरेस्ट जो होता है, ह्यूज इंटरेस्ट होता है ग्रुप लॉबिंग द गवर्नमेंट के साथ ग्रुप लॉबिंग करना और ग्रुप लॉबिंग करके अपनी जो ज़रूरतें हैं फैक्ट्रीज को रनिंग करने के लिए रॉ मटेरियल प्राप्त करने की, इसे आर्टिफिशियली लो रेट पर प्राप्त करना। और ऐसे लो रेट पर प्राप्त करते हुए ये लोगों की जो सोच होती है ये लोकल पीपल से बिल्कुल अलग प्रकार की होती है। इसे कोई इंटरेस्ट नहीं होता सस्टेनेबिलिटी ऑफ द फॉरेस्ट के लिए, मतलब कि जंगलों को सुरक्षित बनाने में, जंगलों का सही मायने में इस्तेमाल करने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं होती है, इसका इंटरेस्ट नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि वो लोग टिक प्लांट का यूज़ करने जा रहे हैं तो जंगल के अंदर जितने भी टिक प्लांट लगे होंगे सबके सब पूरे एरिया के प्लांट्स एक साथ वो इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, कटिंग कर देंगे। और कटिंग करने के बाद वो जंगल में फिर से ऐसे दूसरे एरियाज़ की तलाश में लग जाएंगे जहाँ से उसको टिक प्लांट मिले। They do not have any stake in the ensuring that one particular area should yield in the option amount of some produce for the all generation to come. ये ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि जंगल के किसी एक एरिया में फिर से इसे रिप्लांटिंग किया जाए और फिर से उसका इस्तेमाल किया जाए और इस तरह से अमाउंट ऑफ सम प्रोडक्ट्स फॉर ऑल जनरेशन टू कम, तो हर एक व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ इसमें इस्तेमाल करने के लिए प्राप्त हो। क्या आप सोच सकते हैं विल स्टॉप द लोकल पीपल इन बिहेविंग इन अ सिमिलर मैनर? ऐसे सिमिलर मैनर में जो बिहेविंग देखने को मिलता है, क्या इसे रोकना चाहिए? लास्टली वी कम टू द नेचर एंड वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्टिक हु आर इन नो वे डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट। आखिर में हम बात करने जा रहे हैं उन लोगों के बारे में जो कि कम टू द नेचर एंड वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्टिक्स, जो कि वन्य जीवन के प्रति उत्साही हैं और ऐसे लोग जो कि डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट, नो वे डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट। ऐसे लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है कि ये फॉरेस्ट पर डिपेंड करे, बट हु मे हैव द कंसिडरेबल से इन देयर मैनेजमेंट। लेकिन ये वो लोग हैं कि जो कंसिडरेबल मतलब कि नोंदपात्र तरीके से
अपने मैनेजमेंट के हिसाब से चलते हैं। द कंजर्वेशन वेर इनिशियली टेकन अप with a large animals like lions, tiger, elephant and rhinoceros. They now recognize the need to preserve biodiversity as the whole. कंजर्वेशनलिस्ट जो हैं, जो वन्य जीवन को सुरक्षित रखने वाले लोग हैं, ये इनिशियली स्टेज पर टेकन अप द लार्ज एनिमल्स, सबसे बड़े जो प्राणी हैं जैसे कि लायन है, टाइगर है, एलिफेंट है, रिनोज हैं, दे नाउ रिकोगनाइज टू नीड द प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी एज होल। तो उन लोगों ने इस बात को समझा है कि इस जंगल की विविधता को बचाने के लिए उनका सुरक्षित रखना जरूरी है। बट शुडंट वी रिकोगनाइज पीपल एज द फार्मिंग पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट सिस्टम? ऐसे व्यक्तियों को क्या हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जो कि फार्मिंग पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट सिस्टम के फार्मिंग पार्ट के साथ जुड़ते हैं? दे हैव बीन इनफ इंस्टेंस फॉर अ लोकल पीपल वर्किंग ट्रेडिशनली फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। कुछ ऐसे भी लोग हैं, स्थानिक लोग हैं, जो कि अपना कार्य करते हैं जंगल को सुरक्षित रखने में, जंगल को सलामती देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे ही बात हम करने जा रहे हैं आगे के हमारी डिस्कस में। द केस ऑफ द बिश्नोई कम्युनिटी इन राजस्थान, हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसे किस्से को जो कि बिश्नोई जाति के लोग हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं, उनके साथ जुड़े हुए कुछ किस्सों की बात करने जा रहे हैं। फॉर हुम कंजर्व ऑफ द फॉरेस्ट, ये बिश्नोई जाति के लोग हैं, ये अपनी परंपरा से, युगों से जंगल की सुरक्षा को लेकर काम करते आ रहे हैं। एंड वाइल्ड लाइफ हैज़ बीन रिलीजियस टेंट, और उनके लिए वन्य जीवन है, ये वन्य जीवन उनके धार्मिक परंपरा या फिर धार्मिक संस्कारों के साथ जुड़ी हुई है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली इंस्टीट्यूटेड ऑन द अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन मेमोरी ऑफ द अमृता देवी बिश्नोई। हमारे भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों से इसी तरह से जंगल को सुरक्षित बनाने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के हेतु से अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड, जो कि वन्य जीवन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिए जाते हैं, इसकी घोषणा की है। और प्रति साल पर्यावरण सुरक्षा करने वाले ऐसे लोगों को ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। ये अवार्ड एक्चुअली मेमोरी ऑफ द अमृता देवी बिश्नोई के मान में इस अवार्ड का नाम रखा गया है। अमृता देवी बिश्नोई की बात करें तो हुई 1731 सेक्रीफाई हर लाइफ along with the 363 other for the protection of the खेजरी trees in the खेजराली village near the जोधपुर राजस्थान। अमृता देवी बिश्नोई वो व्यक्ति थी जिन्होंने 1731 की साल में अपने जीवन का त्याग कर दिया था, अपने जीवन का बलिदान दिया था। न सिर्फ उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया, लेकिन उसके साथ 363 और व्यक्ति थे जिन्होंने खेजरी वृक्ष की बचाव के लिए, खेजरी वृक्ष की रक्षा के लिए खेजराली विलेज, जो कि जोधपुर के राजस्थान में पड़ता है, यहाँ पर उन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी दे दी थी खेजरी वृक्ष को बचाने के लिए। सो स्टडी हैव शोन दैट द प्रोजेड्यूस अगेंस्ट द ट्रेडिशनल यूज ऑफ द फॉरेस्ट एरिया हैज़ नो बेसिस। हियर इन एन एग्जाम्पल, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, Great Himalayan National Park about the this once again, study have shown that the prejudice against the traditional use of the national park contains within its reserve area alpine meadows which up from the valleys every summer. When this national park was formed, this practice was put to an end, and now it is seen that without the regular grazing by the sheep, and the grass first grows very tall and then falls over the preserving fresh growth. तो ऐसा ही कुछ किस्सा देखने को मिलता है अल्पाइन मेडोज के बारे में, जहाँ पर एक नेशनल पार्क बनाया गया था, हिमालयन नेशनल पार्क बनाया गया है, जहाँ पर ग्रेज्ड बाय द शीप इन समर। जब गर्मी के दिन आते थे तो गर्मी के दिन में भेड़ बकरियाँ यहाँ पर घास चरने के लिए आती थी।
Nomadic shepherds drove their flock up from the valleys every summer. और हर एक गर्मी के दिनों में जो वहाँ के स्थानिक पशुपालक थे, ये पशुपालक अपने पशुधन को लेकर यहाँ पर आते थे। When this national park was formed, जैसे ही ये नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है, this practice was put to an end. इसके साथ इस प्रवृत्ति का अंत हुआ है। Now it is seen that without the regular grazing by sheep, अब ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जहाँ पर रेगुलरली जो भेड़ बकरियाँ हैं वो ग्रेजिंग के लिए नहीं आती है। एंड ग्रास फर्स्ट ग्रो वेरी टॉल, पहले यहाँ पर बहुत ही ऊंचा ग्रास है वो देखने को मिलता था। एंड देन फॉल्स ओवर प्रिवेंटिंग फ्रेश ग्रोथ। So management of the protected areas by keeping the local people out by using forest cannot possible be successful in the long run. तो कहने का तात्पर्य ये है कि मैनेजमेंट ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज, किसी भी एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए लोकल पीपल की साझेदारी के बिना, लोकल पीपल की कंट्रीब्यूशन के बिना ये पॉसिबल नहीं है कि आप सक्सेसफुल तरीके से इस एरिया को लंबे समय तक प्रोटेक्ट कर सको। इन एनी केस द डैमेज कॉजेज बाय द फॉरेस्ट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड इन ओनली द लोकल पीपल। One cannot turn a blind eye of the deforestation caused by the industrial needs or the development projects like the building roads and dams. अगर जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात आती है तो ये क्लेम करना बिल्कुल गलत है कि फॉरेस्ट को डैमेज करने का काम लोकल पीपल के द्वारा किया जाता है। सच बात यह है कि फॉरेस्ट डैमेज होता है या फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन करने में सबसे बड़ा अगर जो किसी का हाथ है तो ये हमारे औद्योगिकरण पॉलिसियों का और औद्योगिकरण पॉलिसी के साथ जुड़े हुए इंडस्ट्रियल पर्सनों का हाथ है, जो कि बिल्डिंग्स बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, डैम्स बनाने के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं। एंड द डैमेज कॉज इज दिस रिजर्व्स बाय द टूरिस्ट और द अरेंजमेंट्स मेड फॉर देयर कन्वीनियंस इज ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड। दूसरा डैमेजिंग होता है प्रवासियों के द्वारा, टूरिस्टों के द्वारा, और इन टूरिस्टों के लिए जो अरेंजमेंट की जाती है उसे कन्वीनियंस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, इसकी वजह से भी ये डैमेजेस उठाने पड़ते हैं। वी नीड टू एक्सेप्ट दैट ह्यूमन intervention has been very much a part of the forest landscape. What has to be managed in the nature and extent of this intervention. Forest resources ought to be used in a manner while the that is both the environmentally and developmentally sound. In the other word, we says that while the environment is preserved, the benefit of the controlled exploitations go to the local people. The process in which decentralized of the economic and social development we want will ultimately determine whether the environment will be conserved or further destroyed. The environment must not be regarded as the pristine collection of the plants and the animals. It is vast and complex entity that offers the range of the natural resources for our use. We need to use these resources with due caution for our economic and social growth and to meet our material aspirations. तो सही बात यह है कि जब हम नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं तब नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए हमें सिर्फ अपने इकोनॉमिकल ग्रोथ को नहीं देखना है, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन को भी हमें साथ में देखना होगा। तभी हम सही मायने में इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के बारे में श्योर हो सकेंगे। इन्वायरमेंट को साइड करते हुए, साइड कॉर्नर करते हुए हम ये काम कभी नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए हमारा जो ग्रोथ है उस ग्रोथ को आगे बढ़ाने से पहले हमें एक बार सोच लेना होगा कि क्या हमें अपने पर्यावरण का जतन करना है या फिर इसे और डिस्ट्रॉय करना है।
क्योंकि इन्वायरमेंट मस्ट नॉट बी रिगार्ड एज द प्रिस्टीन कलेक्शन ऑफ द प्लांट। पर्यावरण का मतलब सिर्फ कुछ गिने चुने प्लांट्स और एनिमल्स को स्थापित करना नहीं होता है। इट इज़ वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स एंटिटी दैट ऑफर्स द रेंज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर आवर यूज़। हमारे इस्तेमाल के लिए ये नेचुरल रिसोर्सेज मतलब के प्राकृतिक संसाधनों का बहुत बहुत बड़ा खजाना है, जिसमें सिर्फ कुछ प्राणी और प्लांट्स नहीं होते हैं। सो वी नीड टू यूज़ दिस रिसोर्सेज विथ ड्यू कॉशन फॉर आवर इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ। तो जब हम इसका इस्तेमाल करें, इस रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, तब हमें इस बात को खास ध्यान में रखना होगा हमारी इकोनॉमिकल और सोशल ग्रोथ के लिए, टू मीट आवर मटेरियल एस्पिरेशंस के लिए, हमारी जो कुछ भी ज़रूरत है उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यहाँ तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड